सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी की लड़ाई। चुनाव चिन्ह पर मुलायम ने जताया अपना हक। अखिलेश का गुट आज पेश करेगा दावा। संसद के बजट सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज। जनवरी के आखिरी हफ्ते से सत्र बुलाए जाने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में 3 मंत्री बर्खास्त, 2 सलाहकार और 5 संसदीय सचिव भी हटाए गए। नबाम तुकी को छोड़ 2 कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल। नोटबंदी से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। नवंबर में 4.9% रही 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर। अक्टूबर में 6.6% का था आंकड़ा। ब्राजील के अमेजोनास राज्य की जेल में हिंसक झड़प, 60 की मौत, 200 से ज्यादा कैदियों के फरार होने की आशंका। समाजवादी पार्टी का विवाद चुनाव आयोग पहुंच गया है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने साइकिल चुनाव चिन्ह को अपना बताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव दिन भर समर्थक विधायकों और नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनके साथ शिवपाल यादव और अमर सिंह भी थे। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि साइकिल चुनाव चिन्ह उनका ही हक है और दूसरे खेमे के सभी फैसले अवैध हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने इसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को होने वाली आपात बैठक स्थगित कर दी है। इसकी घोषणा शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए की। वहीं अखिलेश खेमे के नेता मंगलवार को आयोग से मिलकर साइकिल चिन्ह पर दावा जताएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव दिन भर नेताओं से मुलाकात करते रहे और आगे की रणनीति बनाते रहे। सिंबल कोई बड़ी चीज नहीं है। हम लोग का पास तो सब कुछ है, सब विधायक है, सांसद है, पार्टी का जो कार्यकर्ता सब है। एक साथ में हम लोग बैठ के तो कल अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया चुनाव के लिए। नेताजी हम लोग का सबका नेता है, राष्ट्रीय नेता है। रविवार को पार्टी के सत्ता संघर्ष में नया मोड़ आया। राम गोपाल यादव की ओर से बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव को हटाने और अमर सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का भी फैसला किया गया था। वहीं मुलायम सिंह को पार्टी का संरक्षक बनाया गया था, लेकिन मुलायम सिंह ने इन फैसलों को पार्टी संविधान के खिलाफ बताया और राम गोपाल यादव, किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2 धड़ों में बढ़ चुकी समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई अब चरम सीमा पर है। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी पर अपना दावा ठोका और इसके लिए वो चुनाव आयोग पहुंचे। अखिलेश के समर्थन वाला धड़ा भी अब चुनाव आयोग पहुंचने की तैयारी में है। जाहिर है नुकसान दोनों पक्षों को होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि चुनाव का सिंबल इस लड़ाई में सीज हो सकता है। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप मेहते के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से विकास के लिए वोट करने को कहा है। लखनऊ में बीजेपी की परिवर्तन रैली में उन्होंने बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वो काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। लखनऊ में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जात पात से उठकर विकास के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार राज्य का विकास करने में नाकाम रही। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया, भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी
जो कभी एक राय नहीं रखते, उनके खिलाफ एक साथ आ गए हैं। लेकिन दोनों को उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो काला धन और भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे हैं। उन्होंने मतदाताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। रैली को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और उमा भारती ने भी संबोधित किया। सूबे में बीजेपी को एकमात्र विकल्प बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रैली में उमड़े जनसैलाब से ये तय हो गया है कि यूपी किस दिशा की ओर बढ़ेगा। अब देखना है कि क्या ये जनसैलाब वोटों में तब्दील हो सकता है। ये तस्वीर अब कुछ महीनों में साफ हो जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाएगी। इसके लिए जल्द ही हर राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। नए साल में भी कांग्रेस नोटबंदी पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में लगी है। सोमवार को पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवालों का जवाब मांगा कि भाई 30 दिसंबर तक कितना पैसा बैंकों में जमा हो गया है। दूसरा सवाल, उसमें से कितना धन काला है, कितना नीला है, कितना पीला है और कितना सफेद है। मुख्य विपक्षी दल जल्द ही सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरेगा। इसके लिए हर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक थाली पीट आंदोलन कर रहे हैं सोते हुए सरकार को जगाने के लिए। और 11 जनवरी को हम दिल्ली में एक नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं, जिसमें देश की अलग अलग जगह से सीनियर फंक्शनरीज आएंगे और मोदी जी के अगेंस्ट जो ये भ्रष्टाचार की जितने भी सारे एलिगेशंस हैं उस बारे पे चर्चा होगी। कांग्रेस ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नए साल पर छुट्टियां मनाने का बचाव किया है। पार्टी का कहना है कि ये फैसला सामान्य और स्वाभाविक है। प्रणब गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि होटल और रेस्टोरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स 5 से लेकर 20% तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए विभाग ने कहा है कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर ग्राहक सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो बिल चुकाते समय सर्विस चार्ज देने से मना कर सकता है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सफाई मांगी थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि वो सर्विस चार्ज संबंधित कानून को व्यापक बनाने का प्रयास करें। नकदी की स्थिति मजबूत होने के चलते बैंकों की ओर से कर्ज की ब्याज दर में कटौती का सिलसिला जारी है। सोमवार को आईसीआईसीआई समेत 2 निजी और 3 सरकारी बैंकों ने कर्ज पर अपना ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, देना बैंक और बंधन बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और देना बैंक की नई ब्याज दरें 1 जनवरी से प्रभावी हो गई हैं, जबकि बाकी बैंकों की नई दरें आज से प्रभावी होंगी। इससे पहले रविवार को भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ने कर्ज पर अपनी ब्याज दरों में 0.9% तक की कटौती का ऐलान किया था। नोटबंदी का कदम औद्योगिक उत्पादन पर फिलहाल भारी पड़ा है। देश के 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर नवंबर में 4.9% रही, जो पिछले महीने की तुलना में काफी कम है। अक्टूबर में इसकी विकास दर 6.6% थी। हालांकि 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर पिछले साल के मुकाबले इस दौरान 0.6% ज्यादा रही। इसमें कोयला, स्टील और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी का अहम योगदान रहा। प्रमुख उद्योगों से जुड़े इन आंकड़ों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज बैठक होनी है। इसमें बजट सत्र जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू कराए जाने को लेकर विचार होगा। बजट सत्र आमतौर पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है, लेकिन केंद्र सरकार इस बार बजट सत्र जल्दी कराना चाहती है। आम बजट के जरिए ही केंद्र सरकार अपनी योजनाओं में होने वाले अनुमानित खर्च का लेखा जोखा
देश के सामने रखती है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल से बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 3 मंत्रियों, 2 सलाहकारों और 5 संसदीय सचिवों को पद से हटा दिया है। हटाए गए मंत्रियों में राजेश ताचो, ताकाम पारियो और तांगा व्यालिंग शामिल हैं, जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार कामेंग दोलो और सलाहकार तापातालो को पदमुक्त किया गया है। अरुणाचल में राजनीतिक फेरबदल के बाद बीते साल के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत पीपीए के 33 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, जबकि पदमुक्त किए गए मंत्री और विधायक बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। ये सभी अभी भी पीपीए पार्टी का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस के 3 विधायकों में से 2 ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। खोंसा ईस्ट विधानसभा के विधायक वांगलिन सविन और कनुबारी से ग्रेबियल डेनवांग वांगशु बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को राज्य विधानसभा सचिवालय के बुलेटिन में खबर प्रकाशित की गई। दोनों विधायकों ने साल 2015 में 20 सितंबर को अपने पदों से इस्तीफा दिया था, जिसे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिका ने मंजूर कर लिया था। हालांकि विधायकों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उनका हस्ताक्षर रहस्यमय परिस्थिति में तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने लिया था। अब अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से इकलौते विधायक नबाम तुकी ही बचे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया। राज्यपाल एनएन वोरा के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। अवरोध बढ़ता देख राज्यपाल को अपना भाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। विपक्षी दलों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। बीजेपी और पीडीपी ने आरोप लगाया कि सदन में राष्ट्रगान के दौरान भी हंगामा किया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर का कहना है कि विपक्षी दल किसी भी मसले पर चर्चा के बजाय जानबूझकर नारेबाजी करने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि राज्य सरकार घाटी में शांति बहाली के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। विपक्ष पाकिस्तानी शरणार्थियों को पहचान पत्र दिए जाने का भी विरोध कर रहा है। There is definitely an issue when the opposition, the former chief minister and his allies, now they are all under one banner, they behave in such a manner, then a democratic dialogue, a democratic debate becomes impossible. मार्शल्स के जरिए एक मार्शल लॉ के तौर पे चला के जमहूरियत को कुचलना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कश्मीर में कुचला, जैसे उन्होंने जम्मू में कुचला जमहूरियत को। वो जमहूरियत में यकीन ही नहीं रखते हैं। उन्होंने हमेशा जमहूरियत का कत्ल किया और वो चाहते हैं कि अब ऐवान के अंदर भी जमहूरियत का कत्ल हो। एआईएडीएमके में पार्टी महासचिव शशिकला को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एम तंबुदुरई ने शशिकला से मुख्यमंत्री बनने की अपील की है। तंबुदुरई का कहना है कि पार्टी और सरकार के लिए अलग अलग सत्ता के केंद्र सही नहीं है। उनका मानना है कि सरकार और पार्टी के बागडोर अलग अलग हाथों में रहने पर सरकार की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। जयललिता के सबसे करीबी सहयोगी शशिकला ने शनिवार को पार्टी महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली थी। जयललिता के बाद ओ पनीरसेल्वम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। पनीरसेल्वम कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री भी पहले ही शशिकला से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने की अपील कर चुके हैं। और खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वॉर की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मोरारजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ, कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया है। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग और भाषा के आधार पर वोट मांगने को अवैध ठहराया है। 7 जजों की संविधान पीठ ने चुनाव को धर्मनिरपेक्ष पद्धति बताया है। कोर्ट के इस फैसले से चुनाव को धर्म से अलग कर दिया गया है। अब चुनाव में किसी तरह से धर्म का उपयोग गैर कानूनी हो गया है। कि हम लोगों का दायित्व है कि हर हिसाब से चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो, उसमें चुनाव लड़ने वालों को ऐसा कोई मौका ना दिया जाए कि वो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या भाषा के नाम पे वोटर्स को बरगलाएं। बहुमत से सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की व्याख्या की है। कोर्ट ने माना है कि इसमें दिए गए शब्द उसका का व्यापक अर्थ है। इसके तहत उम्मीदवार, उसके एजेंट, मतदाता और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों का धर्म भी शामिल है। अब और इलेक्शन साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने इसको वायलेट किया तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और करप्ट प्रैक्टिस के बेसिस पे तो जो इलेक्शन होता है वो रद्द हो सकता है। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। Constitution mandates that nobody should appeal to voters on these narrow considerations which are divisive, and people should seek vote on secular issues such as development, such as other issues affecting the country. Why should religion, caste, region or every other parochial instinct be invoked in order to garner votes in a democracy? वोट तो सबके पास एक है और सरकार बनती है देश को आगे ले जाने के लिए, तो जो पॉलिसी और नीति है वो तो सबके लिए बनना चाहिए। This is really has to be curbed, and for that matter the Supreme Court judgment will have greater impact on the polity of the nation. ये मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के निर्वाचन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि पटवा ने हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगा। पटवा ने हाई कोर्ट में खुद के जैन होने की दलील दी थी और कहा था कि हिंदू उनका धर्म नहीं है। कोर्ट का फैसला पटवा के पक्ष में आया था। इसके बाद सोमवार को संविधान पीठ ने इस फैसले की नए सिरे से व्याख्या की। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में चुनाव अधिक साफ सुथरे होंगे और उन चुनावों में तमाम राजनेता जनता से जुड़े मुद्दे और उनके सरोकार को जनता तक उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे बेहतर जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभाओं तक पहुंच पाएंगे। दिल्ली से कैमरामैन जितेंद्र के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। साथ ही अजय शिर्के को भी सचिव पद से हटाया गया है। अनुराग ठाकुर के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया गया है। बोर्ड का कामकाज नए प्रशासकों की समिति देखेगी। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कोर्ट ने बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को भी पद से हटा दिया है। कोर्ट के आदेश में रुकावट पैदा करने को लेकर शीर्ष अदालत ने अनुराग ठाकुर को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक खेल संस्था की स्वायत्तता की लड़ाई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है, तो मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। अनुराग ठाकुर और सिर्के को हटाने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ये अपने आप में सिग्नल है टू डाउन द लाइन। आज उस रिकमेंडेशन से हर चीज में इतना ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा और हर को चांस मिलेगा, कोई इस पर परमानेंट कब्जा करके नहीं रहेगा। कोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के कामकाज को प्रशासकों की एक समिति देखेगी। वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और फाली एस नारिमन अगले 2 हफ्ते में प्रशासकों के नामों का सुझाव देंगे। नए प्रशासक की नियुक्ति होने तक बोर्ड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का काम देखेंगे। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 18 जुलाई 2016 को पास हुआ और हमारी रिपोर्ट जो है वो अब क्रियान्वित होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों और राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को हलफनामा देने को कहा है कि वो लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। First read full the report and then our lawyer will give us our advice what to do in our state cricket association, and whatever Supreme Court has that is the final and we all have to abide that. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 70 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारी बीसीसीआई में नहीं होने चाहिए। साथ ही कोई मंत्री और सरकारी अधिकारी भी बोर्ड या उससे जुड़े संघ में कोई पद नहीं ले सकते। रविंद्र शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अग्नि 5 के परीक्षण के एक हफ्ते के भीतर भारत ने अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल परमाणु क्षमता से संपन्न है। डीआरडीओ ने ओडिशा में बालासोर के अबुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने सोमवार को अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है। डीआरडीओ ने ओडिशा में बालासोर के अबुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि 4 में सटीक निशाना साधने के लिए खास उपकरण लगे हैं। इसके लिए अग्नि 4 में रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी RINS लगा है। ये मिसाइल 1000 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ठोस ईंधन से चलने वाली अग्नि 4 में 2 इंजन हैं। इसकी लंबाई 20 मीटर और वजन 17 टन है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। सतह से सतह तक मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगे हैं। यह अग्नि 4 का 6वां परीक्षण था। पहला परीक्षण 15 नवंबर 2011 को हुआ था। गौरतलब है कि डीआरडीओ ने एक हफ्ते पहले ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 1, 2 और 3 और पृथ्वी मिसाइल पहले से ही सेना के युद्धक बेड़े में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के करीब 1400 प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल पहले दिन एडमिशन फॉर्म लेने स्कूल पहुंचे अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं डीडीए की जमीन पर बने करीब 300 स्कूलों के लिए नियम और शेड्यूल अलग से तय किए जाएंगे। इसके बाद इन स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। नर्सरी में बच्चों के दाखिले के लिए अभिभावक सोमवार से स्कूल के चक्कर काटते दिखे। 2 जनवरी से ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं। वहीं कई स्कूल ऑफलाइन फॉर्म की भी सुविधा दे रहे हैं। अभिभावकों के मुताबिक दाखिले के लिए बनाए गए पॉइंट सिस्टम को समझना मुश्किल है। कोटा अलग है और जनरल कोटा अलग है। ओनली 140-150 सीट्स आर अवेलेबल पर स्कूल, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नो ना कि किस में एडमिशन होएगा नहीं होएगा। तो उस वजह से 10-15 स्कूल भरे जाएंगे। देखिए आगे क्या रिस्पॉन्स आता है। एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी है, क्योंकि फॉर्म स्कूल्स कम से कम 20 स्कूल तो अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे लास्ट ईयर के लोगों से भी फीडबैक मिला कि उन्होंने 20 स्कूल्स में अप्लाई किया, बस स्टिल दे हैवंट गॉट एडमिशन इन एनी गुड स्कूल। तो अब देखते हैं, बच्चे भी 4+ के हो जाएंगे। अगर इस साल अच्छा स्कूल नहीं मिला तो हम किसी और स्कूल में ट्राई करेंगे। नर्सरी में दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म 2 जनवरी से 23 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। 6 जनवरी को कैंडिडेट के पॉइंट्स का ऐलान करना होगा। साथ ही स्कूलों को 15 फरवरी तक पहली लिस्ट और 28 फरवरी तक दूसरी लिस्ट जारी करनी होगी। सभी स्कूलों को 31 मार्च तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। 25% सीटें आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी। वहीं जानकारों का कहना है कि स्कूलों ने मनमानी शुरू कर दी है। 3-4 बड़े स्कूलों ने अपर एज लगा दी, जबकि गाइडेंस में क्लियरली लिखा हुआ है डीओई की 19 तारीख की आप नहीं लगा सकते हैं। मामला भी कोर्ट में चल रहा है और स्टे ऑर्डर लगा हुआ है और डीओई के ऑर्डर पे ही स्टे ऑर्डर लगा हुआ है कोर्ट का, और 30 तारीख इसकी डेट है। दूसरी बात यह है कि कुछ स्कूल बच्चों के आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड के बच्चों के नहीं होते, पेरेंट्स के होते हैं। सरकार ने स्कूलों को अपना क्राइटेरिया खुद तय करने को कहा है, लेकिन स्कूलों के अलग अलग 51 क्राइटेरिया को खारिज कर दिया है, जिसमें पेरेंट्स एजुकेशन, प्रोफेशन, उम्र, मौखिक टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हैं। नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को परिश्रम करना पड़ता है। कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए, लेकिन दाखिले की जद्दोजहद में कुछ बच्चों का दाखिला हो जाता है तो कुछ को अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। श्रीलंका जल्द ही 51 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा, साथ ही बड़ी तादाद में जब्त नाव को भी लौटाएगा। कोलंबो में मंत्री स्तरीय बातचीत में इस बारे में सहमति बनी है। भारत भी 3 श्रीलंकाई मछुआरों को छोड़ेगा। साथ ही दोनों देशों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP बनाने का फैसला किया है, जो मछुआरों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए काम करेगा।
पिछले हफ्ते मछुआरों के मुद्दे पर दोनों देशों के जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। ब्राजील की एक जेल में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 60 कैदी मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक रविवार रात अमेजोनास राज्य की जेल में शुरू हुई झड़प सोमवार सुबह तक जारी रही। बताया जा रहा है कि कैदियों का एक गुट कुछ मांगे पूरी नहीं होने से नाराज था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान कई कैदी भागने में कामयाब रहे। इस जेल की अब तक की सबसे बड़ी हिंसक झड़प इसे बताया जा रहा है। ब्राजील की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से झड़प की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। इस वक्त ब्राजील की जेलों में कैदियों की तादाद 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमवार को पुलिस ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनसे कई घंटे तक पूछताछ की। नेतन्याहू पर बड़े कारोबारियों से लाखों डॉलर तोहफे में लेने का आरोप है। खबरों के मुताबिक इस मामले की गुप्त जांच करीब 8 महीने से चल रही थी। इस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। इस मामले में आगे भी पूछताछ होगी। इस बीच नेतन्याहू ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। तुर्की के इस्तांबुल में नाइट क्लब में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस्लामिक स्टेट ने वेबसाइट पर बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की। आईएस ने तुर्की में किसी भी आतंकी हमले की पहली बार जिम्मेदारी ली है। बयान में कहा गया है कि सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियान के बदले यह हमला किया गया। शनिवार रात हुए इस हमले में 40 लोग मारे गए थे, जिनमें 2 भारतीय भी शामिल हैं। दोनों भारतीयों के शवों को बुधवार को भारत लाया जाएगा। इस बीच पुलिस इस मामले में 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती कार बम हमले में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हमला फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद के बगदाद पहुंचने से कुछ ही घंटे बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक हमला फल और सब्जी बाजार में हुआ, जहां बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर मौजूद थे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पिछले 3 दिन में बगदाद या उसके आसपास आईएस का यह तीसरा हमला है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी की लड़ाई। चुनाव चिन्ह पर मुलायम ने जताया अपना हक। अखिलेश का गुट आज पेश करेगा दावा। संसद के बजट सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज। जनवरी के आखिरी हफ्ते से सत्र बुलाए जाने की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में 3 मंत्री बर्खास्त, 2 सलाहकार और 5 संसदीय सचिव भी हटाए गए। नवामतुकी को छोड़ 2 कांग्रेस विधायक भी बीजेपी में शामिल। नोटबंदी से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। नवंबर में 4.9% रही 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर। अक्टूबर में 6.6% था आंकड़ा। ब्राजील के अमेजोनास राज्य की जेल में हिंसक झड़प, 60 की मौत, 200 से ज्यादा कैदियों के फरार होने की आशंका। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।